बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा 3.1 फर्स्ट ईयर हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर 3 और आज हम लेक्चर नंबर 14 पे पहुंच गए हैं। दो लेक्चर 3.1 पे हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है, तो कोशिश करते हैं कि आज ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाए। जी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है। क्वेश्चन 8 और 9 दोनों 100% सेम है, तो इनमें से एक मैंने लिख दिया है 9। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये ए मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर जब यहाँ पे स्मॉल ए बी की वैल्यू एक्चुअल मौजूद थी तो ए स्क्वायर का ये आंसर आया। वो कह रहे हैं बताएं यहाँ पे ए और बी की क्या वैल्यूज़ हैं। तो बहुत आसान है कि इस गिवन ए मैट्रिक्स का मैं ए स्क्वायर फाइंड करूँगा, वो ए स्क्वायर और ये जो ए स्क्वायर का आंसर है दोनों इक्वल रखेंगे और कंपेयर करके ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखें ए मैट्रिक्स है 1 -1 ए बी और ए स्क्वायर क्या आएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो 1 -1 ए बी इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से 1 -1 ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 -1 × ए माइनस ए, फिर 1 × -1 -1 -1 × बी माइनस बी, ठीक है। फिर a × 1 a b × ए बी, फिर a × -1 माइनस ए प्लस b × b बी स्क्वायर। ये क्या आ गया ए स्क्वायर। एज ए स्क्वायर हमें पहले से पता है किसके इक्वल है 1 0 0 1। सो अब ये दोनों ए स्क्वायर के जो आंसर हैं ये वाला और ये वाला ये आपस में इक्वल रख लें। 1 - a -1 - b a प्लस ए बी और -a प्लस बी स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 1 0 एंड 0 1। तो आपको ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसमें से देखें ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू से ए और बी आसानी से आ जाएगा, तो आप थर्ड और फोर्थ वैल्यू को बेशक कंपेयर ना करें। हेयर 1 - a इक्वल टू 1 -1 - b इक्वल टू 0। ए नेगेटिव है, ए को राइट साइड पे कर दें और 1 को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 0 और इसी तरह यहाँ से b नेगेटिव है, b को उधर ले जाएं तो b का आंसर आ गया -1। यानी यहाँ पे a की जगह अगर 0 हो और b की जगह -1 हो तो a स्क्वायर करने से आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक सिंपल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है ए क्यू फाइंड करना है। जैसे आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था ए की पावर 4 फाइंड की थी, तो उसका आंसर आइडेंटिटी आया था। इसमें सिर्फ उसने कह दिया बस ए क्यू फाइंड करें, क्या आंसर आना चाहिए ये उसने नहीं बताया, बस कह रहा कि ए क्यूब फाइंड करें, ठीक है। और इसमें 3/3 आ गया। तो आपको पता है कि ए क्यूब हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, पहले हम फाइंड करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों को लिखें, इसी मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिखें। ये दोनों को मैंने लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन याद रखना है कि पहले मैट्रिक्स से रो वाइज, दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम वाइज। तो ये देखें, ये रो 1 ये कॉलम 1, 1 × 1 1, फिर ये वाला 1 × 5 5, फिर 3 × 2 -6। ये कॉलम 1 कंप्लीट हो गया। फिर रो 1 को सेकंड कॉलम से 1 × 1 1, 1 × 2 2 और 3 × -1 -3, फिर 1 × 3 3, 1 × 6 6 और 3 3 -9। इसी तरह रो 2 को रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से 5 1 5, 2 5 10 और -12, 5 10 12, फिर 5 + 4 -6, फिर 5 3 15, 2 6 12 और 6 3 18, फिर -2 × 1 -2, -1 × 5 -5, -3 × -2 + 6, फिर -2 और +3, फिर -2 × 3 -6 -6 और +9। ये इसका आंसर आ गया। तो ये बना 6 - 6 0, 3 - 3 0 और 9 - 9 0। इधर 15 - 12 3, 9 - 6 3 और ये आ गया 27 - 18 9।
ये -7 + 6 -1, -4 + 3 -1 और -12 + 9 3 आ गया माइनस के साथ। ये ए स्क्वायर का आंसर आ गया। ठीक है, अब ए क्यूब फाइंड करना है। नाउ ए क्यूब वो क्या होगा, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो ए स्क्वायर क्या है, ये आपके सामने है 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3, ये ए स्क्वायर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने ए से, ये ए मैट्रिक्स है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। जी देखें, ज़ीरो से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी थ्रू आउट, क्योंकि रो 1 0 है, तो आगे जिस मर्जी कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे सेकंड रो से 3 + 15 -18, फिर 3 + 6 -9, 9 + 18 -27, -5 नहीं -1 -5 + 6 -1 -2 + 3 और लास्ट आ जाएगा -3 -6 + 9। तो ये देखें ए क्यूब का आंसर आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम ए क्यूब फाइंड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इत्तेफाक से आ गया तो कोई हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि इसका जैसा मर्जी आंसर आ जाए। बस उसने हमें कहा था कि ए क्यूब फाइंड करें, वो हमने फाइंड करके दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल दो मैट्रिक्स हैं, उनको ऐड करके होल ट्रांसपोज लेना है लेफ़्ट साइड के लिए और दोनों के ट्रांसपोज लेके ऐड करना है राइट हैंड साइड के लिए। ये काम आप लोग मैट्रिक में कर चुके हैं, 9th में कर चुके हैं। दो स्टेप सिर्फ होंगे लेफ़्ट हैंड साइड के, 2 स्टेप हो जाएंगे राइट हैंड साइड के। तो ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, ये आपने खुद देखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 12 और 13 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। 12 के 2 पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने एक लिख दिया है, जैसे ये कराऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से दूसरा होगा। अब x मैट्रिक्स है, इसके साथ एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x को फाइंड करना है। याद रखना है कि मैट्रिसेस में 3 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ से ऐसे नहीं होगा कि हम डिवाइड कर देंगे, बेसिकली वो उसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। तो वो देखें कैसे, x उसी तरह लिखें, इसका नाम मैं रख रहा हूँ a और राइट हैंड साइड पे आंसर जो मैट्रिक्स है उसका नाम मैं रख रहा हूँ b। अब a को आपने ख़त्म करना है, तो a कहाँ पे है, देखें x से बाद में है, a कहाँ पे है, x से बाद में है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो आपने इसके एंड पे लिखना है यहाँ पे। और जिस पोजीशन पे इधर ए इन्वर्स अपनी तरफ से आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो दूसरी तरफ भी उसी पोजीशन पे ही करोगे। सेकंड पार्ट में x यहाँ पे है, सेकंड नंबर पे है, यानी शुरू में मैट्रिक्स है फिर x है, उसका जब आप नाम रखोगे ए बी तो वो ये बनेगा ax = b। तो उस केस में a क्योंकि शुरू में आ रहा है तो फिर आपने a इन्वर्स शुरू में लिखना है, यानी a अगर x से पहले है तो इन्वर्स पहले आएगा, a अगर x के बाद है तो इन्वर्स भी बाद में आएगा और दोनों तरफ सेम पोजीशन होगी। इस तरफ बाद में आया है तो इधर भी बाद में आएगा, इस तरफ अगर शुरू में आया तो इधर भी शुरू में आएगा। जब कोई मैट्रिक्स अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मिसाल जैसे नंबर्स में 1 की है कि अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें यानी 5 × 1 तो वो 5 ही रहता है। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, वो मैट्रिक्स एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, तो x को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो अब यहाँ से देखें a इन्वर्स है जो असल में मैंने फाइंड करना है, इसे इक्वेशन 1 कर दें। तो a इन्वर्स के लिए पहले मुझे उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो a मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें 5 2 -2 1, 5 1 ज़ा 5 और मैं आपको पता है कि बीच में साइन नेगेटिव होता है और ये -4 है, तो ये आ गया 5 + 4 = 9।
तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। ये अगर इक्वल टू 0 होता तो ये क्या हो जाता, ये सिंगुलर हो जाता। उस केस में फिर हम इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल की जगह है वो चेंज कर दें, यानी आपस में इंटरचेंज कर दें, और जो सेकेंडरी की पोजीशन है उसके साइन चेंज कर दें। यानी सेकेंडरी की जो वैल्यूज़ हैं उनकी जगह चेंज नहीं करनी, उनका साइन चेंज करना है, और प्रिंसिपल में जो एंट्रीज़ हैं उनकी जगह चेंज करनी है, साइन चेंज नहीं करना। ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट क्या है, 9। एडजॉइंट ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 - 2 2 5। ये मैंने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखें, x = b × ए इनवर्स। अब देखें ए इनवर्स की पोजीशन है सेकंड नंबर पे, ठीक है, तो आपने इसको इसी जगह पुट करना है। x उसी तरह लिखें, पहले बी मैट्रिक्स ये वाला राइट हैंड साइड वाला, -1 5 12 3, ये b आ गया। ए इनवर्स है 1/9 1 - 2 2 5। अब ये जो 1/9 है ये तो स्केलर नंबर है, ये मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर नंबर है। इसको बीच में रहने दें तब भी ठीक है, शुरू में ले आएँ तब भी ठीक है, एंड पे ले जाएं तब भी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इसको मैं 1/9 को शुरू में ला रहा हूँ, और इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन -1 × 1 -1, 5 × 2 10, -1 × -2 +2, 5 × 5 25, 12 × 1 12, 3 × 2 6, 12 × -2 -24, और 3 × 5 15, 9 27 18 एंड -9। तो अब जब आप हर वैल्यू को 9 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा एक्स मैट्रिक्स का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने कह लो कि इन्वर्स वाली टेक्निक से यहाँ पे फाइंड किया है। अगले क्वेश्चन में 13 में मैं आपको दूसरी टेक्निक भी सिखा दूंगा कि जिसमें हम मैट्रिक्स सपोज करेंगे ABCD की सूरत में, और फिर वहाँ से वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जी 13 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मैट्रिक्स ए। यानी अब हमने मैट्रिक्स जो फाइंड करना है उसका नाम है ए। पहले x था तो नाम कोई भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। पहला पार्ट है 5 - 1 0 0 3 1, और आगे ए मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है 3 - 7 0 0 7 2। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखें कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है। इन्वर्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो यहाँ पे हम इन्वर्स वाली टेक्निक लगा ही नहीं सकते। जैसे जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट कराया है, वो इन्वर्स वाली टेक्निक से भी जो मैंने कराई है उससे भी हो जाता है, और सपोज वाली टेक्निक से, यानी मैट्रिक्स को सपोज करें जो इसमें मैं करूँगा, उससे भी हो सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें, जो मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है उसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का याद रखना है डिटर्मिनेंट नहीं होता, इसलिए इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि आप इसको सपोज करके करेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ए का ऑर्डर मैं क्या लूँ, ज़रा ध्यान से देखना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, ए मैंने फाइंड करना है, इसका ऑर्डर है m × n, और इक्वल टू में क्या ऑर्डर है 3/2। पहला मैट्रिक्स दूसरे से उस सूरत में मल्टीप्लाई होगा अगर ये दो चीज़ें इक्वल हैं तो, यानी पहले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स से नंबर ऑफ़ रोज़ ये सेम होंगी तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ से मुझे समझ आ गई कि ए में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो कितनी होंगी 2,
फिर जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें ये दोनों चीज़ें छोड़ दें जो अभी हमने की थी। इसमें जो बच गया है, पहले से नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरे से नंबर ऑफ़ कॉलम, ये बचेगा। यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय n, और इधर क्या है 3/2। अब ये इधर भी एक मैट्रिक्स है, इधर भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, इधर भी 3, इधर नंबर ऑफ़ कॉलम n है और इधर क्या है 2। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी तभी ये मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ से अब आपको बात समझ आ गई कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। तो देयरफॉर अब जो आप मैट्रिक्स सपोज करोगे ए मैट्रिक्स, वो 2/2 होगा, यानी 2 रोज़ 2 कॉलम। उसको मैं ये ले रहा हूँ A B C D, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ से n3 आ जाता तो फिर इसके 3 कॉलम्स हो जाते, A B C D E F, इस तरीके से। अब इसको यहाँ पुट कर दें। नाउ 5 -1 0 0 3 1, इसके साथ A मैट्रिक्स आ गया A B C D। आप A B C D की जगह ये भी ले सकते हैं A11 A12 A21 A22, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं ज़रा इसमें इजी फील कर रहा हूँ इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया। 3 -7 0 0 7 2। तो देखें मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 × A 5A, -1 × C -C, 5 × B 5B, -1 × D -D, 0 से 0 आ जाएगा, 3A + C और 3B + D, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। 3 -7 0 0 7 2। अब ये जो सेंटर वाली टर्म है ये चलें दोबारा लिख लेते हैं, 5A - C 5B - D 0 0 3A + C 3B + D, 3 -7 0 0 7 2। अब इसको कंपेयर करें, हेयर 5A - C ये किसके इक्वल होगा 3 के, इसे इक्वेशन 1 कर दें। 5B - D ये इक्वल टू होगा -7 के, इसको इक्वेशन 2 कर दें। फिर 0 को छोड़ दें, 3A + C = 7, ये इक्वेशन 3 आ गई, और 3B + D = 2, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब आप देखें कि यहाँ भी A और C है, यहाँ भी A और C है। 1 और 3 को मैं ऐड करने लगा हूँ, एडिंग 1 and 3, तो ये क्या हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, 3 और 5 8A, 7 और 3 10, तो A की वैल्यू आ जाएगी 10/8, यानी A की वैल्यू आ गई 5/4, ये आ गई। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं एडिंग कर दूँ 2 and 4, तो D आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8B = -5, तो B आ जाएगा -5/8। ये A और B की वैल्यूज़ मिल गई हमें। अब रह गया C और D, तो A की वैल्यू दोनों में से किसी एक जगह पुट कर दूंगा तो C निकल आएगा, यहाँ से B की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक जगह पुट कर दूंगा तो D आ जाएगा। तो मैं पुट करने लगा हूँ, पुट A = 5/4 इन इक्वेशन 3, और दूसरी वैल्यू पुट B = -5/8 इन इक्वेशन 4। तो ये आ गया 3A, ये A की वैल्यू, + C = 7, C को इधर ही रखें, इसको इधर ले आएँ, 15/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लें, 7 4 = 28, तो ये आ जाएगा 13/4, C की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ से देखें, इसको मैं 4 में पुट कर रहा हूँ, 2 में भी कर सकते हैं। 3 × -5/8 की वैल्यू 5/8 + D = 2, D को इधर ही रखें, 2, ये -15/8 है, तो इधर जाके ये +15/8 हो जाएगा, ठीक है। 16 + 15/8, तो ये आ गया 31/8। D की वैल्यू, चारों वैल्यूज़ मिल गई, देयरफॉर A मैट्रिक्स आ गया A B C D = A की वैल्यू 5/4, B की वैल्यू -5/8, C की वैल्यू 13/4 और D की वैल्यू 31/8, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर ज़रा उसकी निस्बत थोड़ा सा लेंथी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, टाइम कंज्यूमिंग है। ज़रा सी कोई गलती हो जाए तो
कह लें कि आंसर गलत आने का चांस है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास यही ऑप्शन थी तो इसलिए ये मजबूरन करना पड़ा। 13 का जो सेकंड पार्ट है ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने को मैंने अभी 12 का पहला पार्ट कराया है, और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसमें दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके RI3 आंसर है, यानी दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर में प्रिंसिपल डायगोनल में R आ जाएगा, तो R कॉमन लेंगे तो आगे बढ़ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये दो क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा 15 तो वो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।